तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हिलादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है। तो फाइनली हमने उत्तराखंड के जो सिलेबस था दोनों पेपर का वो ख़त्म कर दिया है। ठीक है, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी। ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि वो उसका जो सिलेबस है, आपकी जो तैयारी जो बेसिकली हो सके उन पेपर्स की, एग्जाम के ओरिएंटेड आपका सिलेबस के हिसाब से, मतलब सिलेबस के साथ जाके अपने टॉपिक्स को आप तैयार करना है आपको। ठीक है। और उसी बेसिस मैंने आपको स्ट्रेटेजी अपनाई और आपको जो पूरा आपका सिलेबस है, आपका जो पेपर है सिलेबस बेस आपको पूरा कवर करवा दिया। ठीक है। तो उत्तराखंड के दोनों पेपर आपके हो गए, एसए हो गया, हिंदी का हो गया, एथिक्स का हो गया, 5 पेपर हमारे पूरे आपके तैयार हो गए। जीएस भी पूरा आपका हो गया है, 3 की बात कर रहा हूँ, 1 2 भी पेंडिंग है। तो मैं ये सोच रहा था कि हम GS 1 शुरू करेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार GS 3 पहले पूरा उसे ख़त्म कर ही देते हैं, नहीं तो फिर दिन में खटकता रहेगा कि 2 टॉपिक उसके रह ही गए हैं। तो अभी हम ये करते हैं, आज का दिन अभी दिन की क्लास है, तो अभी हम देखते हैं आपका एनवायरमेंट वाला सेक्शन, इसे हम पूरा निपटा देते हैं। ठीक है। और शाम को हम देखेंगे आपदा और आपदा प्रबंधन, एक क्लास में आपका पूरा निपट जाएगा, समझ गए। तो आज आपका पूरा GS 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल का दिन है, 6 है, 7 है, 8 तारीख है, इतना दिन हमारे पास है। तो 6 7 8 को हम क्या कर देंगे, आपका 5 6 क्लास, 6 और 7 को GS 1 देख लेंगे। और फिर 6 7 और 8 9 को हम GS 2 देख लेंगे। और 10 तारीख को कुछ अलग से ऐसे कुछ टॉपिक बचेंगे जिससे लगता है कि आपको पढ़ लेना चाहिए, तो उन्हें फिर हम 10 तारीख को देख लेंगे। ठीक है। तो सीधा हम आते हैं सीधा एनवायरमेंट इकोलॉजी पे। अब इस पे क्या करना है, इस पे तो कुछ मेरे खुद के नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स, उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, इन्हें। और कुछ फिर मैं अलग से, मैंने जो आपका सिलेबस जो कल PDF की बात करा था वो मैंने तैयार करके रख दिए, उससे हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है। तो दोनों से आपका टॉपिक है, अच्छी आपकी थोड़ी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने 10 11 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके चांसेस रहते हैं सवाल आने के। तो पहले हम उन्हें देखते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारा क्या है, आपका जो PDF मैंने बनाई उसे हम देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो पहले हम ये करते हैं कि इन नोट्स को हम देखते हैं, जो ये 10 सवाल मैंने लिखे हैं, 10 11 सवाल, इनको थोड़ा देख लो, क्योंकि मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इनमें से कुछ ना कुछ आपका एक दो सवाल, आपके एक ना एक सवाल आपका आ सकता है, या डायरेक्ट या उनसे चीज़ों को जोड़ के। ठीक है। तो ये रहा आपका। ठीक है। तो इसे थोड़ा सा आप देख लो। तो जो आपका ये पहला बोल रहा है कि जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है बेसिकली, ठीक है, तो उसका ह्रास की बात कर रहा है। ठीक है। और जो आपकी जैव विविधता है उसके लिए खतरा, तो अगर सवाल आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का ह्रास या फिर जैव विविधता के क्या क्या खतरे आपके बने हुए हैं, तो उनको आपको किस बिंदु में आपको रखना है, इनको भी ध्यान रखना। आप बोलोगे जो पर्यावरण हानि आपकी हो रही है, जो विखंडन आपका हो रहा है, इससे आपका पारिस्थितिकी तंत्र आपका प्रभावित हो रहा है, आपका जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे आपका पारिस्थितिकी तंत्र आपका बाधित हो रहा है। ठीक है। जो प्रदूषण की बात आपकी हो गई, उससे आपका पारिस्थितिकी तंत्र दूषित हो रहा है। आप जो आक्रामक प्रजातियां इस आपके जो पारिस्थितिक तंत्र में है वो क्या कर रही है, आपकी जो देसी प्रजातियां हैं उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। जो आपकी कीस्टोन प्रजातियां हैं उनको आप नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है। उससे पूरा पूरा तंत्र का इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर। आपका जो भूमि उपयोग में परिवर्तन हुआ है बेसिकली, ठीक है, संवहनीय कृषि की बात कर लो, उससे आपकी आवासीय क्षति आपकी बात कर लो, विस्थापन जैसी चीज़ें उसमें देखने को आ रही है। ठीक है। आप बोलोगे रोग, और जो रोगजनक आपके हैं, आपका खाद्य जल उससे आपका बाधित आपका हो रहा है। आपका जो आनुवांशिक प्रदूषण बेसिकली है, ठीक है, तो किससे आपका हो रहा है, आपका जो पर्यावरण, इसमें आपको जो आपका GMO यानी कि जेनेटिक मॉडिफाई आपके जो उत्पाद है, जो फसल वगैरह है, उनसे बेसिकली आपका क्या है कि जो अनुवांशिक जेनेटिक आपका जो पॉल्यूशन है वो आपका हो रहा है। अब पर्यावरण जो आपकी जागरूकता है उसका भी अभाव भी आपका बना हुआ है। तो ये प्रमुख आप बोलोगे कि जो खतरा हम बोल सकते हैं या ह्रास हो रहा है, उसके लिए एक कारण बेसिकली आपके जिम्मेदार है। ठीक है। अब अगला आप कार्य, जो पर्यावरण के प्रकार आपको दिखने भाई कि पर्यावरण क्या है, तो आप बोलोगे पर्यावरण क्या है, उसको आप प्राकृतिक पर्यावरण और जो मानव निर्मित पर्यावरण उसमें आप विभाजित करोगे। ठीक है। और प्राकृतिक हम बोलोगे जो प्रकृति आपके पर्यावरण का क्या अभिप्राय किससे है, जो आपका प्राकृतिक यहाँ पे। ठीक है। तो आपका जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसका मतलब आपके कि ऐसे परिवेश से है, यानी आपका भूमि हो गया, जल हो गया, वायु, पादप और जो जीव जंतु हैं उनसे मिलकर आपका है वो प्राकृतिक पर्यावरण का आपका निर्माण करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर आपका स्थलमंडल आ जाएगा, जलमंडल आपका आ जाएगा, वायुमंडल आ जाएगा, जैव मंडल आ जाएगा, इनको समाहित बेसिकली आपका किया जाता है। ठीक है। दूसरी ओर जो आपका मानव निर्मित आपका पर्यावरण है भाई, तो मनुष्य में क्या है, जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए क्या है, इस पृथ्वी में रहते हुए, इस जगह पर रहते हुए, हम जो अपनी आवश्यकताओं या अपनी सुविधाएं बेसिकली है उनको ध्यान में रख के क्या करते हैं, कुछ निर्माण करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, वो आपका आ जाता है मानव निर्मित प्राकृतिक पर्यावरण, आपका कृत्रिम पर्यावरण में। ठीक है। इस प्रकार जो मानव के द्वारा निर्मित आपके परिदृश्य आपके हो गए, वो आपके बोलेंगे उन्हें मानव निर्मित पर्यावरण आप बोलोगे।
अब इसके अंदर आपका फसल उत्पादन आपका हो जाएगा, वाणिज्यिक व्यापारिक संतुलन आपका हो जाएगा, औद्योगिक आपके संकुल आपके हो गए, परिवहन संकुल आपके हो गए, इन सबको बेसिकली आप हो गया इसके अंतर्गत आपका शामिल किया जाएगा, इसके मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत। तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अगला बोल रहा है कि पर्यावरण के संगठक के बारे में बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण के संगठक की बात करते हो तो उसमें मुख्य रूप से आपके 3 श्रेणियों को आप विभाजित करोगे। आप बोलोगे कि जैविक संगठक कौन है भाई, आप बोलोगे अजैविक संगठक कौन है, या भौतिक संगठक कौन है, और ऊर्जा संगठक कौन है। तो जैविक संगठन की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सभी जीवधारी आते हैं, ठीक है, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे जंतु हो, तो जैविक संगठन के अंतर्गत आपके सब आ जाएंगे। अजैविक के अंतर्गत वो आपके आएंगे जैसे आपका जल हो गया, वायु हो गया, स्थल आपका हो गया, खनिज तत्व आपके हो गए, इन सबको आप कह जाएंगे अजैविक या भौतिक संगठन के अंदर। फिर आप ऊर्जा संगठन के ऊपर आओगे भाई कि इसके अंतर्गत क्या होगा, जो आपका सौर ऊर्जा हो गया, जो आपका भूतापीय ऊर्जा आपकी हो गई, इन सबको शामिल किया जाता है, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि जो आपका सौर ऊर्जा क्या है आपका, वो पृथ्वी पर सभी आपके जीवधारी हैं उनके लिए आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या आपका ऊर्जा का स्रोत है। तो जैव घटक, अजैव घटक, ऊर्जा संगठक। ऊर्जा संगठक में आपका जैव सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन सबको बेसिकली आपका शामिल किया जाता है। तो जब बात आएगी आपका पर्यावरण के संगठक की, तो आपको इन 3 बिंदुओं को थोड़ा सा खूब ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मानव पर्यावरण संबंध एवं उपागम की बात कर रहा है। तो मानव पर्यावरण का संबंध का अर्थ क्या है कि जो मानव और जो पर्यावरण है उनके बीच एक कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये संबंध आपका पारस्परिक है भाई, जहाँ क्या कर रहा है, जहाँ मानव क्या है आपके पर्यावरण से इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, और साथ ही पर्यावरण भी क्या करता है मानव की गतिविधियों से आपका प्रभावित होता है, ठीक है। तो दोनों के यहाँ पे एक दूसरे को परस्पर आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है और दोनों को प्रभावित आपस में कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो संबंध आपने पारस्परिक आपका देख लिया है, कैसा संबंध है, पारस्परिक संबंध इनका बना हुआ है, समझिए। अब मानव पर्यावरण संबंध के विभिन्न उपागम आपको देखने हैं भाई। पहला बोलोगे कि जो आपका पर्यावरणीय आपका नियतिवाद उपागम है, ये क्या हो गया। तो ये इसमें आप ये बोलोगे कि आपका जो पर्यावरणीय आपका नीतिवाद उपागम है, तो ये उपागम ये क्या कि पृथ्वी ने क्या है, पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया है, ये आपका ये बोलेगा, इसकी अवधारणा पर केंद्रित है। तो जो आपका पर्यावरणीय आपका नियतिवाद उपागम है वो बोलेगा कि पृथ्वी ने क्या किया, मनुष्य को बनाया भाई, ठीक है। और अर्थात प्रकृति है, वो प्रकृति क्या है, मानव जीवन का पालन पोषण करती है, ठीक है। तो अतः मनुष्य क्या है, मनुष्य प्रकृति पर आपका पूर्ण रूप से निर्भर है और प्रकृति के अधीन है। अब मानव जीवन के सभी पक्ष जैसे सामाजिक आपका हो गया, राजनीतिक आपका हो गया, आर्थिक, सौंदर्य पक्ष, सुख सुविधाएं, वो सब की सब क्या है, वो प्रकृति पर ही आपकी आश्रित होती है। तो जब आप उपागम की बात करोगे इसकी मानव पर्यावरण संबंध के, तो आप बोलोगे कि पर्यावरणीय नीतिवाद उपागम, जिसमें क्या पृथ्वी क्या है उसने मनुष्य को बनाया है, इस अवधारणा पर आपका फोकस होती है। अगला बोलोगे आप संभववादी उपागम। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये उपागम क्या बोलेगा, जो नियतिवाद उपागम है उसकी जो प्रतिक्रिया हुई, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आपका हुआ संभववादी उपागम आपका उत्पन्न हुआ। अब ये अवधारणा बेसिकली बोलती है कि प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण बेसिकली मनुष्य और उसकी गतिविधियों को प्रभावित तो करता है, परंतु मनुष्य के अंदर ऐसी क्षमताएं, ऐसी संभावनाएं हैं, ठीक है, कि वो पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है और उसे अपने समाज और अपने अनुकूल बेसिकली बना सकता है। और ये परिवर्तन क्या आपका प्रौद्योगिकी आपका हो गया, पूंजी आपका हो गया और इच्छा शक्ति के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो संभववादी उपागम में आपको ये बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तीसरा है नवनीतिवाद उपागम, ठीक है, ठीक है। अब अगली जो आपकी उपागम बेसिकली है, दो आपने देखा, एक आपका क्या था पर्यावरण नीतिवाद उपागम, एक आपका था संभववादी उपागम, और एक आपका अगला है बेसिकली जो नवनीतिवाद उपागम, ठीक है। अब ये इसका जो उपागम है बेसिकली इसमें फोकस है किसमें, रुको और जाओ की अवधारणा पर काम करता है। मतलब कि प्रकृति की अपनी कुछ सीमाएं हैं भाई, ठीक है, और उनकी सीमाएं हैं, तो इसका जो दोहन है बेसिकली आपको आवश्यकता अनुसार ही आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अत्यधिक दोहन करोगे तो आपको विनाशकारी होगा, ठीक है। तो मानव पर्यावरण के मध्य आपका जो संबंध है वो संतुलित रहे, ठीक है। उल्लेखनीय है कि आपका जो सतत विकास की अवधारणा का जो संबंध बेसिकली है वो भी इसमें नवनीतिवाद उपागम के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलता है, इससे आपका ये प्रेरित है, ठीक है। तो आपको जो नवनीतिवाद क्या है वो उपागम किसमें आपको रुको और जाओ की अवधारणा पर बेसिकली आपका फोकस है, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना इन 3 उपागम को, ठीक है। अब अगला आपका है सतत विकास, इसे थोड़ा सा जान लो आप। तो भाई क्या है, इससे आपके हाई चांसेस है कि आपका सवाल आ सकता है, किसी पेपर में आपके लिंक जोड़ के बन सकता है, GS3 में देगा या उत्तराखंड के स्पेसिफिक आपको सवाल बन सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सतत विकास एक आर्थिक विकास की एक ऐसी अवधारणा है जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या है सुरक्षित रखते हुए वर्तमान जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना ही आपका सतत विकास है, ठीक है।
यानी कि आपको इस तरीके से विकास करना है कि आपके पर्यावरण के संसाधन आपके हैं, जो पर्यावरण बेसिकली उसको आपको क्षति ना पहुँचे, उनको आप भविष्य की पीढ़ियों के लिए आप सुरक्षित रख सको, बचा सको, और उसके साथ साथ आपकी जो वर्तमान आवश्यकताएं उनकी आप पूर्ति कर लो। ठीक है। अब सतत विकास शब्द क्या है, उसकी स्पष्ट और जो विस्तृत व्याख्या आपकी 1987 की जो रिपोर्ट आती है, हमारा साझा भविष्य में प्रस्तुत किया गया था, जिसे कि आपका ब्रटलैंड जो रिपोर्ट्स के नाम से भी आपका जाना जाता है भाई। ठीक है। अब जो 15 में क्या हुआ, आपका जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, जो आपकी जो दुनिया में बदलाव की बात करते हैं, ठीक है, अपनी दुनिया में बदलाव की बात करते हैं, टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा, तो इसे अंगीकार किया गया था 15 के पेरिस सम्मेलन में। ठीक है। किस नाम से, अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा। ठीक है। अब जो एमडीजी गोल आपके थे 15 तक के, उनके स्थान पर आप एसडीजी गोल ने ले लिया भाई। ठीक है। इनमें क्या है कि आपका 2015 से 2030 तक की बात बोली गई है, 17 गोल आपको दिए गए एसडीजी गोल। ठीक है। वो आपके लक्षित की कि आपको इनको हासिल करना है 15 सालों में 2030 तक। ठीक है। अब कौन से वो लक्ष्य थे भाई, तो पहला आपका बोलता है, पहला आपका जो एसडीजी गोल है वह गरीबी की बात करता है कि आपको गरीबी खत्म करनी है। दूसरी बात करता है आपकी भूखमरी आपको समाप्त करनी है, खाद्य सुरक्षा आपको लाना है, पोषण आपको लाना है। ठीक है। इनसे संबंधी बातें बोलता है। तीसरा बोलता है आपका जो स्वास्थ्य सुरक्षा आपकी हो गई है। ठीक है। चौथा आपका बोलेगा कि भाई आपको समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता शिक्षा की बात करता है बेसिकली। ठीक है। पांचवा आपका बोलेगा जो आपकी लैंगिक समानता है उसकी बात बोलेगा कि उसके लिए आपकी महिलाओं या लड़कियों को आपको मजबूत बनाना है, उन्हें सशक्त बनाना है। छठवां आपका बोलेगा कि भाई स्वच्छता और पानी को आपका सतत प्रबंधन आपको करना है। सातवां बोलेगा कि सस्ती आपकी हो गई, विश्वसनीय आपकी हो गई, और जो टिकाऊ ऊर्जा, ऊर्जा के संबंध में बातें बोलते हैं। आठवां आपका गोल है कि जो निरंतर आपको समावेशी है और सतत विकास करता रहना है, और उत्पादक रोजगार की बात कर रहा है। नौवां आपका बोल रहा है कि आपको लचीले बुनियादी ढांचा समावेशी जो है उस औद्योगिकरण के लिए आपको उसको अपनाना है। ठीक है। ठीक है। 9 हो गए। 10वां क्या बोल रहा है कि भाई जो आपको असमानता बेसिकली आपके समाज में बनी हुई है उसको खत्म करना है आपको 2030 तक। 11वां कि आपको सुरक्षित टिकाऊ शहर आपकी हो गए, मानव बस्तियां होंगी, इस तरीके से आपको निर्माण करना है। 12 की बात करोगे कि आपकी जो स्थायी खपत है, जो आपका उत्पादन पैटर्न है, उसको आपको सुनिश्चित करना है। 13वां आपका है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आपको तत्काल कार्यवाही करनी है। 14वां बोलोगे कि जो आपके महासागर आपका हो गया, जो आपके समुद्री संसाधन बेसिकली है, उनका भी आपको संरक्षण करना है। 15वां कि जंगल आपका हो गया, भूमि आपकी हो गई, पारिस्थितिकी आपका हो गया, जैव विविधता हो गया, उसका जो नुकसान बढ़ रहा है उस बढ़ते नुकसान को आपको रोकना है। 16वां कि आपको समावेशी समितियों को जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी है और उनको आपको एक प्रभावी उनका निर्माण करना है। और अंतिम बोलता है आपको कि वैश्विक भागीदारी को क्या है, आपको पुनर्जीवित करना है और संसाधनों को जो बेसिक आपके साधन है उनको आपको मौजूद करने का काम करना है। तो ये आपके 17 एसडीजी गोल हैं, इतनी आपको याद करके जाना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है। आपको ये हर अंतर में कोट करना है एसडीजी गोल के बारे में, एससी में आपको काम आएगा। ठीक है। इंटरव्यू में आपका काम आएगा। ठीक है। तो एसडीजी गोल को आपको थोड़ा सा जानते रहना है सतत विकास के संदर्भ में, समझिए। अब बायोम की बात आ रही है। बायोम क्या है भाई, तो पृथ्वी का विभिन्न आपका जो भौगोलिक क्षेत्र क्या है वो अनेक प्रकार के आपके पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण करते हैं भाई। ठीक है। और किसी एक जब पारिस्थितिकी तंत्र में आपका एक विद्यमान जो आपके सभी प्राणियों और जो वनस्पतियों का समूह बेसिकली होता है, उसे आपको सामूहिक रूप से आप जीवों या बायोम बोलते हैं। ठीक है। यानी कोई एक पारिस्थितिकी तंत्र होगा तो उसके अंतर्गत जो आपके विद्यमान सभी प्राणी आपके हो गए, आपके जीव जंतु आपके हो गए, वनस्पति आपका हो गया, तो इनका जो सामूहिक रूप होगा वही आपका जीवोम या बायोम होगा। ठीक है। अतः आप बोलोगे कि जीवोम या बायोम क्या है, वो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान समस्त पादप और जो प्राणी हैं उनका समूह है भाई। और जीवोम के अंतर्गत किसी महाद्वीप के उन सभी भौगोलिक क्षेत्रों के समस्त प्राणियों और पादपों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सामान्य विशेषताएं क्या है, उस भूभाग में एक जैसी होती है। समझ गए। जैसे सागरीय बायोम का निर्धारण अब इसमें ये हो गया, लेकिन जब बात आती है सागरीय बायोम का तो उसका जो आपका निर्धारण बेसिकली होता है वो अत्यंत आपका कठिन है। एक बात ये भी बोल रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। अभी बोला कि बायोम के प्रकार की बात कर रहे हैं भाई, तो आप बोलोगे जलवायु की बात हो गई, वनस्पति की बात हो गई, मृदा बनावट, ऊष्मा, इन सभी के आधार पर आप देखते हो तो विश्व में अनेक बायोम आपके विद्यमान है। ठीक है। जलवायु और वनस्पति के आधार पर विश्व के जो बायोम को आपको 3 भागों में आपको विभाजित करना है। आप बोलोगे कैसे कैसे, एक टुंड्रा बायोम आपका हो गया, एक हो जाएगा समशीतोष्ण आपका कटिबंधीय बायोम, और एक आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय बायोम। ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे, ये जो टुंड्रा बायोम आपका क्या, आर्कटिक आर्कटिक टुंड्रा की आपकी बात करोगे, अल्पाइन टुंड्रा बायोम की बात करोगे, आप पतझड़ वन बायोम की बात करोगे, घास वन बायोम की बात करोगे, आप सागरीय वन बायोम की बात करोगे, उष्ण कटिबंधीय में आप वन बायोम की बात करोगे।
सवाना वन बायोम की बात करोगे, आप मरुस्थलीय बायोम की बात करोगे। तो ये बेसिकली आपके इन 3 जो आपके मुख्य विभाजन हुआ है वनस्पति और जलवायु के आधार पर। और जब बात आएगी विश्व के बायोम के अध्ययन की सुविधा की, कि आपको अध्ययन करना है बायोम को, तो अगर आप अध्ययन की सुविधा के साथ जाओगे तो आपके उसमें मुख्य रूप से आपकी 5 श्रेणियां बनती है, उनमें विभाजित किया गया है। तो आप बोलोगे एक तो आपके वनीय बायोम हो गए भाई, एक आपके घास प्रदेशीय बायोम हो गए, एक आपका टुंड्रा बायोम आपका हो गया, एक आपका मरुस्थलीय बायोम हो गया, और अंतिम आपका हो जाएगा सागरीय बायोम। ठीक है, तो बायोम को आप इस तरीके से विभाजन को थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, ये बात थोड़ा सा आसान आपको पड़ेगा। अब बात आती है फूड चेन की, खाद्य जाल के बारे में थोड़ा सा बात आती है कि फूड चेन है क्या। ठीक है, तो खाद्य जाल की जब बात आएगा तो इसे आपको ध्यान रखना है, किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है भाई। ठीक है, ये एक जटिल प्रणाली है जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और जो अपघटन करता है वो सभी जीव इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, अब खाद्य जाल में ये बोल रहा है कि ऊर्जा और जो पोषक तत्व हैं उनका संचार होता है, जो जीवों के जीवन के लिए क्या आपका आवश्यक आपका बना हुआ है। समझ गए। अब ये देखो ये खाद्य जाल है। खाद्य जाल कैसे, तो आप सीधा यहाँ पे आओ भाई, हरी पौधे पे आओ, यहाँ से शुरू करो। तो हरे पौधे को किसने खाया, खरगोश ने। ठीक है, हरे पौधे को किसने खाया, बकरी ने। हरे पौधे को किसने खाया, चूहे ने। ठीक है, अब आगे आओ, अब खरगोश को जंगली बिल्ली खा रही है। ठीक है, खरगोश को सियार भी खा रहा है, और खरगोश को सीधा शेर भी खा रहा है। समझ रहे हो। चूहे पे आप आओ, तो चूहे पे जब आप आओगे तो चूहे को जंगली बिल्ली भी खा रही है, जंगली चूहे को उल्लू भी खा रहा है। ठीक है, बकरी की पास आओ, बकरी को सियार भी खा सकता है भाई, आप आओ बकरी का शेर भी खा सकता है। ठीक है, इसे आप देखोगे तो यहाँ तक आप पहुँचे। आप सांप, चूहे को सांप भी खा सकता है, यहाँ पे आओगे। अब सांप को खा रहा है गिद्ध। ठीक है, अब जंगली बिल्ली पे आप आओ सीधा, इसको शेर से ऊपर आप रखोगे, सियार को आप शेर के ऊपर रखोगे। समझो। तो कहने का मतलब है कि खाद्य जाल जो बेसिकली आपका क्या है, एक बड़ा ही खाद्य श्रृंखला एक नेटवर्क है। ठीक है, और एक इसमें आपकी जटिल प्रणाली आपकी होती है, इसमें उत्पादक आपके हो गए, उपभोक्ता आपके हो गए, अपघटनकर्ता हो गए, वो सब आपके शामिल होते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिया, अगर आपका खाद्य जाल पे आपका सवाल बनता है तो इस तरीके से आप एक खाद्य जाल बना सकते हो। ठीक है। ठीक है, अगला है की स्टोन प्रजाति, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना है। अब जो की स्टोन प्रजातियों में बोल रहा हूँ भाई, तो ये ऐसी प्रजातियां हैं, एक ऐसी जाति है जो अपने पारिस्थितिक तंत्र में इसलिए एक विशेष भूमिका निभाती है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या है आपका अन्य जातियों पर बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो जब की स्टोन प्रजाति की बात करोगे तो ये ऐसी प्रजातियां होंगी जो एक स्पेसिफिक आपका जो इकोसिस्टम होगा, तो वहाँ की कुछ आपकी विशेष की स्टोन प्रजातियां होती है जो इकोसिस्टम बेसिकली उन पर आपका डिपेंड होता है, और वहाँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। ठीक है, और उनका प्रभाव क्या होता है आपका जो अन्य जातियां हैं उन पर बहुत अधिक होता है। ठीक है, और ये जाति क्या अपने जो पारिस्थितिक तंत्र बेसिकली उसकी जो बैलेंस रखने के लिए, उसे संतुलित बनाए रखने के लिए आपका महत्वपूर्ण जो भूमिका आपकी निभाती है, की स्टोन आपकी स्पीसीज वो आपकी बहुत निभाती है। ठीक है, और की स्टोन जो प्रजातियां आपकी होती है बेसिकली आप बोलोगे कि जो अन्य जातियां होगी उनकी आनुपातिक प्रचुरता को भी नियंत्रित करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जैसे सार्क की बात कर लो, आप शेर की बात कर लो, आप मधुमक्खी की बात कर लो, तो सार्क क्या है आपका समुद्री परितंत्र में आपकी स्टोन प्रजाति है। शेर आपका जंगल में वन में आपका परिस्थिति वो वाला है, वन पारिस्थितिक तंत्र में आपका एक स्टोन प्रजाति है। आप मधुमक्खी की बात करो भाई, तो अंजीर के वृक्ष की बात करो आप। ठीक है, ये आपको उष्ण कटिबंधीय आपके वर्षा वन में एक स्टोन प्रजाति है। तो कुछ एक प्रमुख आपके की स्टोन प्रजाति हैं, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला ये बोर्ड आपका जो हरित आपका जो सकल घरेलू उत्पाद इसके लिए आपका यानी कि जो ग्रीन जीडीपी है, इससे आप क्या समझते हो। ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी की जब बात कर रहा हूँ तो आप बोलोगे भाई आर्थिक विकास जो आपका होता है, तो आर्थिक विकास के एक ऐसे माप को संदर्भित करेगा कौन, ग्रीन जीडीपी, जो क्या बोलेगा, जो बताएगा कि पर्यावरण पर आपका जो पड़ने वाला प्रभाव है उससे आपका एक विचार करता है, और ना केवल आपके पारस्परिक आपके आर्थिक कारकों पर विचार करेगा, बल्कि जो आपके धारणाएं आपके होंगे, जो आपके प्राकृतिक संसाधन के उपयोग होंगे, उनसे संबंधित जो कारक होंगे उन पर बेसिकली आपको विचार करने का काम करता है। ठीक है, और बेसिकली आप बोलोगे कि हरित जीडीपी का लक्ष्य क्या है आपका, उसका जो आर्थिक गतिविधियों से आपकी जुड़ी पर्यावरणीय लागत आपकी होगी, जो आपके पर्यावरणीय लाभ आपके होंगे, उन पर विचार करना, और विचार करके आपका जो आर्थिक विकास का एक अधिक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है। ठीक है, उससे आपका आर्थिक और जो पर्यावरण दोनों तरह के विचारों के आपका संतुलित करने वाले आपके सतत विकास को बेसिकली आपको बढ़ावा देने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी की बात आएगी तो आपको जो आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी आपकी जो पर्यावरण आपकी जो लागत कितनी देनी पड़ रही है, उनके लाभ क्या हो रहे हैं, संसाधन हो गए, इन सबको बेसिकली आपको विचार को शामिल करना होता है। समझ गए। अब इसकी हरित जीडीपी के आयाम क्या होंगे भाई, तो आपका जो हरित अर्थव्यवस्था आपकी हो गई,
आपका जो ग्रीन नेशनल अकाउंट आपका हो गया, आपका पर्यावरण लेखांकन आपका हो गया, प्राकृतिक संसाधन और उसकी जो लागत आपकी हो गई, ये सब आपके हरित जीडीपी के आयाम है, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपका बोल रहा है कि जो आपके हरित सकल घरेलू उत्पाद है, जो आपकी ग्रीन जीडीपी है, उसमें जो योगदान देने वाले आपके कारक कौन कौन से, तो आप बोलोगे आपके जो सतत ऊर्जा उत्पादन उसकी बात करोगे, आप संसाधन दक्षता की बात करोगे, आप पर्यावरण संरक्षण व्यवस्था की बात करोगे, ठीक है, आप स्थायी कृषि की बात करोगे, आप अवशिष्ट प्रबंधन की बात करोगे। तो ये आयाम जो बेसिकली हैं, ये बेसिकली आपके जो आप ग्रीन जीडीपी है उसमें जो आपके योगदान देने वाले कारक के रूप में आपको इन्हें रखना है। ठीक है, अब आगे आपका जो हरित आपका बुनियादी ढांचा आपका हो गया, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आपका हो गया, चक्रीय अर्थव्यवस्था आपकी हो गई, सतत व्यापारिक प्रथाएं होगी, ये भी इसके अंतर्गत आपके शामिल है। समझ गए, तो ये आपके आयाम को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समझ गए एक मिनट। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये आपका बोर्ड है कि आपकी जो ग्रीन जीडीपी है बेसिकली, तो ग्रीन जीडीपी की गणना में आपकी क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई जो ग्रीन जीडीपी की आप अगर गणना करते हो तो इसमें क्या है, आपका जो अपर्याप्त सूक्ष्म स्तरीय आपके आंकड़े हैं, आपके पास इन आंकड़ों का अभाव बना हुआ है कि आपके पास जो आंकड़े होने चाहिए, आपके जो डीप आपका जो सूक्ष्म स्तर के, उनका अभाव बना हुआ है। आपका जो बजरी आवंटन है उसमें आपकी कमी है, तो उसमें आपको वृद्धि की चुनौती आपको देखने मिल रही है, आपको वृद्धि करनी चाहिए। आर्थिक विकास का आपका जो बाहरी इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका आपको बोलोगे। आपका जो ऊर्जा उत्पादन का आपका स्थिर करने की बात आप कर रहे हो उसकी बात करोगे। आप जो पर्यावरणीय लागत हैं उनको शामिल करने के जो आपके प्रभाव इसके लिए हैं उनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ग्रीन जीडीपी की गणना में चुनौती के रूप में। अब ये बोल रहा है कि हरित जीडीपी अगर आप अच्छा आपको बनाना है, उसे आपको व्यवहारिक रूप में लागू करना है, तो उसके लिए क्या आपकी आगे की राय होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि भाई आपको उन्नत डेटा संग्रह को करना है, आपको मानकीकृत आपको पद्धतियाँ आपको अपनानी होगी। ठीक है, आपको संस्थाओं को सुदृढ़ करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। आपको बहुत हितधारक आपको सहभागिता अपनानी होगी, आपको नीतियों का एकीकरण करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आपको लेना पड़ेगा, आपको निरंतर सुधार करने होंगे और दीर्घकालिक आपको एक प्रतिबद्धता आपको घोषित करनी पड़ेगी ताकि आप इस चीज़ में आप लंबे समय तक काम कर पाओ। ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में था, आप कोशिश करनी है आप इस फॉर्मेट अपना आंसर आप लिख पाओ। ठीक है, आगे आप देखो ये बोल रहा है कि आपका जो सकल पर्यावरण उत्पाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी थोड़ा सा आपको देखते रहना। ठीक है, जीडीपी की बात हम कर रहे हैं। अब आप बात करोगे क्योंकि सकल पर्यावरण उत्पाद क्या है, ये एक आर्थिक संकेतक है भाई, जो आपका किसी देश या आपका क्षेत्र के पर्यावरण से आपको प्राप्त होने वाले जो सभी उत्पाद हैं, जो आपके सेवा हैं, उनके मूल्यों को मापता है। यह संकेतक आपके पर्यावरण के संरक्षण और जो स्थायित्व के लिए क्या आपके आर्थिक महत्व को आपको दर्शाने का काम करता है। और हाल ही में उत्तराखंड के क्या किया, आपका जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है उसी की तर्ज पर आपका सकल पर्यावरण उत्पाद के रूप में अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उनका मूल्यांकन शुरू किया है। तो ये आपको थोड़ा चर्चा में रहा है, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंस की बढ़ जाती है इस टॉपिक की। अब इस सकल पर्यावरण उत्पाद के घटक क्या हैं भाई, इस जीडीपी के आपके घटक क्या हैं भाई। आप बोलोगे वनस्पतियाँ और जो जीव जंतु हैं उनसे जो आपके उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं वो आप उनकी बात बोलोगे। आप बोलोगे जल संसाधन से आपको जो प्राप्त उत्पादों की बात हो रही है, आपके खनिज संसाधन से प्राप्त उत्पादों की बात करोगे। पर्यावरण सेवाएं आपकी जो जल शुद्धिकरण, वायु शुद्धिकरण, इन सब के संबंधित आपकी चीज़ें हैं। आपका जो पर्यावरण पर्यटन से आपको जो प्राप्त आय हो रही है, तो इन सब चीज़ों को आप डालोगे एक घटक के रूप में सकल पर्यावरण उत्पाद के संदर्भ में। समझ गए। अब आप बोलोगे कि जीडीपी के लाभ क्या है भाई, तो इससे क्या होगा, इससे आपका बेहतर पर्यावरण संरक्षण हेतु आपका ये अपरिहार्य बना हुआ है भाई। ठीक है, आपका बेहतर पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा। आपका जो पारिस्थितिक तंत्र पर आपका जो मानव जनित आपका दबाव है उसको आप माप पाओगे, उसका आप एक बता पाओगे कितना आपका दबाव बना पड़ा है। आप बोलोगे कि जो पारिस्थितिक तंत्र और सेवाओं की स्थिति को मापने का काम करेगा। देश के जो आर्थिक विकास में आपको जो पर्यावरणीय आपकी भूमिका है उसको दर्शाएगा। स्वामित्व के लिए आपका आर्थिक नीतियों को बनाने में भी बेसिकली आपका क्या है, स्वामित्व नहीं स्थायित्व, सॉरी। ठीक है, यानी स्थायित्व आपको लाना है अपने पर्यावरण संबंध में, अपने विकास को संदर्भ में, तो उसके लिए आपको आर्थिक नीतियों को बनाने में भी एक हेल्पफुल रहेगा जीपी। तो इसे थोड़ा सा आपको जानते रहना है। ठीक है, अब इसके कार्यान्वयन की बात कर लो आप और समस्या और मुद्दों की बात कर लो। तो आप नीतिगत विफलता की बात करो, आप बाजार की विफलता की बात करो भाई, आप संस्थागत विफलता की बात करो कि पारिस्थितिक तंत्र और सेवाओं हेतु अपर्याप्त आपको मुआवजा देने की बात होगी, आप ज्ञान अंतराल की बात करो, आप स्पष्टता की कमी की बात करो। तो ये सब बेसिकली उसके कार्यान्वयन और समस्या में आपके मुद्दे बने हुए हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा गली में डिस्टर्बेंस है, उसे आप इग्नोर करना है। ठीक है, अब ये है कि आगे की राह क्या होनी चाहिए भाई इस संबंध में। आप बोलोगे आपने जो कार्य प्रणाली है उसे आपको विकसित करना है भाई।
आपका जो जैव भौतिक आपका हो गया, जो आपके स्थानिक कालिक आपकी गतिशीलता है, ठीक है। आपका जो नैतिक प्रश्न आपके होंगे और जो आपकी सामाजिक असमानता है उसके बारे में, उसे आपको बेहतर करना है। आपका जो गैर बाजार पद्धति है आपको उनको विकसित करना है। आपको कारकों का मापन जो है पर्यावरण की गुणवत्ता के आधार पर करना है। पारिस्थितिक तंत्र और सेवाओं को बेसिकली आपको अपनाने का काम करना है। तो आगे की राह में इन्हें थोड़ा सा आपको देखते हुए रहना है, ठीक है। अब थोड़ा सा लास्ट आपका टॉपिक है पर्यावरणीय क्षरण। इसे आप थोड़ा सा देख लो कि जो पर्यावरण क्षरण आपका क्या है, जो आपकी प्राकृतिक आपके पर्यावरण के क्षरण को संदर्भित करता है भाई। इसमें आपका हवा, पानी, मृदा जैसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है उनकी कमी हो रही है, और कमी के साथ साथ आपका जो एक इकोसिस्टम आपका है उसमें आपका विनाश और जो आवास की हानि आपकी हानि हो गई, और वन्य जीव आपका जो विलोपन है वो सब आपके शामिल है पर्यावरण क्षरण में। अब इसके प्रकार आपके प्रदूषण आपका हो गया, मृदा निम्नीकरण आपका हो गया, जलवायु परिवर्तन आपका हो गया, भूमि निम्नीकरण आपका हो गया, समुद्री प्रदूषण आपका हो गया। ये इसके पर्यावरणीय क्षरण के प्रकार है। अभी हम नीचे डिटेल में देखेंगे। अब इसके कारक कारण की बात करो भाई, तो पर्यावरण क्षरण के कारण क्या, आपके सामाजिक कारक क्या है भाई। आपकी अधिक जनसंख्या आपकी बनी हुई है, इससे आपका जो समस्या बनी हुई है, आपकी गरीबी हो गई, आपका जो पर्यावरण क्षरण आपका हो गया है, ठीक है। आप आर्थिक कारक में आप बोलोगे कि लैंडफिल आपका हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट आपके हो गए, वनों की कटाई आपकी हो गई, अनियोजित शहरीकरण आपका हो गया। नैतिक कारक क्या है भाई, जो जलवायु परिवर्तन और गरीबी की बात करोगे, प्रदूषण की बात करोगे भाई आप, जलवायु और जो प्राकृतिक संसाधन की कमी की बात करोगे। आप संस्थागत कारक में आओगे तो संसाधनों का दोहन की बात करोगे, कार्य में चुनौतियों की बात करोगे। प्राकृतिक कारक में आप प्राकृतिक कारक में आओगे तो आप बोलोगे कि जो पारिस्थितिकी आपका बेहतर आपका बना हुआ है, आपका जो भूमि आपका निम्नीकरण आपका हो रहा है, तो ये सब आपका जो डिग्रेडेशन वाली चीज़ें आपकी हैं इन सबको आप इसमें आपको शामिल करोगे, ठीक है। तो पर्यावरण क्षरण में आपको ये दिखा। अब परिणाम क्या हो रहा है इससे, आपका तो एक स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, ओजोन क्षरण हो रहा है, गरीब और खाद्य सुरक्षा आपकी बनी हुई है, आपका जो वायुमंडलीय परिवर्तन आपका हो रहा है, आपका आर्थिक असंतुलन हो रहा है। तो परिणाम में आपको इन सब बातों को, असुरक्षा, ठीक है, इनको थोड़ा सा आपको देखते रहना है। अब इसको रोकने के लिए क्या उपाय भाव बोलोगे, आप वन रोपण की पहल की आप बढ़ावा दोगे, आप जल संरक्षण उपाय करोगे, संसाधन प्रबंधन रणनीति अपनाओगे, संबंधित कृषि पद्धतियाँ अपनाओगे, संरक्षण और जागरूकता पहले अपने इन्हें भी अपनाओगे, ठीक है। तो क्षरण के संबंध में आपको थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखना है। ये तो हो गया भाई। अब जो बेसिकली आपको ध्यान देना है कि ये तो आपके नोट्स थे हैंडमेड। अब जो मैं पीडीएफ तैयार करेंगे उसमें से थोड़ा सा फटाफट चीज़ों को देखते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि आपका ये चीज़ें आपकी है, जो आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाली चीज़ें आपकी, ये टॉपिक आपका थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। एक मिनट हाँ। ठीक है, तो ये पीडीएफ है, इसे बस फटाफट मोटा मोटा देखते हैं, बाकी आप चीज़ों को वहाँ से पीडीएफ से आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब जब पर्यावरण इसकी बात आ रही है, इसमें क्या आपको पढ़ना पड़ता है, हमने कभी डिस्कस किया था। आप पर्यावरण संरक्षण की आपको अपनाना पड़ती है, आपकी जो संरक्षण के उपाय हो गए वो पढ़ना पढ़ना पड़ता है, क्या नीतियाँ की चल रही है, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, आपका निपटान की बात होगी, उत्तराखंड में स्थिति कौन सी पहले चल रही है। अगला आप बोलोगे कि पर्यावरण प्रदूषण आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी जो क्षरण की बात हमने की वो आपको देखना है, ठीक है। पर्यावरण पर आंकलन आपको ये आपको देखना है। इसके अलावा प्रमुख पर्यावरण कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं, आपके पर्यावरणीय संस्थान, आपकी संस्थान जो शासन आपका हो गया, संस्थान आपके हो गए, इनको आपको देखना है, समझो। तो ये काफ़ी बड़ा आपका सिलेबस है। हाँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्लास में आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए टॉपिक्स की, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है। फिर आपका आपदा का ये हम सामने क्लास में देख लेंगे, ठीक है। सीधा आप इसमें आओ नीचे, यहाँ से शुरू आपका हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण आपका पहला है, ठीक है। तो भाई हमने ऊपर देखा कि पर्यावरण संरक्षण के आपका अर्थ है जो प्राकृतिक संसाधन आपके हैं, जैव विविधता, भूमि, जल, वायु और जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको आपको सिक्योर करना है, और ताकि आपका जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आपको भविष्य की पीढ़ियाँ भी उनका उपयोग कर सके, और यही आपका सतत विकास है और जलवायु संतुलन की आधारशिला आपकी बनी हुई है, ठीक है। अब उपविषय आपको देखना है कि जैव विविधता संरक्षण, आपको जैव विविधता का संरक्षण कैसे करना है, ठीक है। इसका अर्थ वही भाई कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवित जीव हैं, वनस्पति, पशु, सूक्ष्म जीव, उनकी विविधता की बात कर रहा है, पारिस्थितिक संतुलन की बात कर रहा है, भोजन श्रृंखला, दवाइयाँ और आर्थिक स्थिरता का आधार बना हुआ है, ठीक है। तो जैव विविधता संरक्षण में आपको जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली आपकी जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, वनस्पति, पशु, जीव, सूक्ष्म जीव, उनकी विविधता से को संबंधित है। अब इनका संरक्षण कैसे होगा, इनका संरक्षण दो तरीके से होगा। एक होगा इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, यानी कि जो आपका स्थान है, स्व स्थान आप बोलोगे, ठीक है। यानी आपका जो स्थान पे आपको संरक्षण करना है, यानी कि जो जीव हैं उनके जो प्राकृतिक आवास है उनमें आपको सुरक्षित रखना है। तो इनमें कैसे रखोगे आप, आपका राष्ट्रीय उद्यान बनाओगे आप,
आप वन्यजीव अभ्यारण्य बनाओगे, आप जैव मंडल क्षेत्र घोषित करोगे। तो ये आपके इन इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल हैं सारे, ठीक है, जिम कार्बेट प्रमुख आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन इंस्टीट्यूट में करना क्या है आपको कि जो जीव है उनके जो प्राकृतिक आवास है जहाँ वो रह रहे हैं वहीं पर आपको उनको संरक्षण करना है, आपको चीज़ों को डेवलप करके। आप उद्यान बनाओ, आप अभ्यारण्य बनाओ या आरक्षित क्षेत्र बनाओ, समझ गए। आपका फिर हो जाएगा एक्स सीटो, स्थान से बाहर, ये आपको हो जाएगा 22 स्थान है। इसमें क्या है, इसमें यानी कि जो आपका प्राकृतिक स्थान है, जो आपका स्थान है, तो वहां से उन्हें ले जाके बाहर आपको संरक्षण करना है अन्य जगह पे, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप चिड़ियाघर बनाओगे भाई, आप जो क्या बॉटनिकल गार्डन बनाओगे, आप सीड बैंक बनाओगे, आप जीन बैंक बनाओगे, टिश्यू कल्चर लैब्स बनाओगे, आप क्राइप्सो प्रिजर्वेशन आपका सेंटर्स आप बनाओगे जैविक नमूनों का संरक्षण करने के लिए। तो बेसिकली ये आपके बाह्य स्थान है, आपका संरक्षण है, ठीक है। अब इनके संदर्भ में क्या कानूनी संस्थागत पहले भाई, आपका जो जैव विविधता अधिनियम जो है 2 का आपका हो गया, आपको जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण आपका हो गया, आपका जो कन्वेंशन ऑन जो लॉजिकल आपका जो डाइवर्सिटी है, आपका जो सीबीडी है 92 का, रियो समिट का आपका जो हुआ था, ये आपका हो गया। तो ये बेसिकली आपकी कानूनी संस्थागत पहले इसके अंतर्गत आपको देखनी है, समझिए। उत्तराखंड में क्या संदर्भ है, उत्तराखंड में आपका ये है नंदा देवी है आपका जो हो गया, आपका जो टाइगर नेशनल पार्क आपका हो गया, अस्कोट की बात कर लो, आप हिमालयन बायोडाइवर्सिटी मिशन की बात कर लो, वन पंचायत व्यवस्था की बात कर लो, वन हर्बल गार्डन की बात कर लो, ये सब इसके अंतर्गत आपको देखते रहना है, समझिए। तो पहला आपका संरक्षण में आपको ये देखना है भाई। अगला आपको बोला कि वन संरक्षण एवं वन नीति की बात कर रहे हैं। इसका महत्व क्या आपका कि भाई जो आपका वन आपका हो गया वो ऑक्सीजन, वर्षा, मिट्टी, इनकी उर्वरता, जल संरक्षण, इन सब के लिए आपका प्रमुख बना हुआ है, वन संरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। और भारत के आप आओगे तो उसमें आपके लगभग 22% के भूभाग पर आपको वन बने हैं, ठीक है। अब प्रमुख नीतियां कानून कौन है वन संरक्षण के संदर्भ में, आप बोलोगे राष्ट्रीय वन नीति 1988 की बात करोगे, ये कानून लाया गया है। आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया है। आपका जो कैंपा है जो बेसिकली आपका 2016 का वो लाया गया है। वन नीति में क्या आपका जो कुल आपकी भूमि क्षेत्र है उसका 33% वन क्षेत्र आपको होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में आपका लक्ष्य 60% का है। आपकी जन सहभागिता की बात करता है। वन संरक्षण आपका 1980 क्या है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना क्या है कि वन भूमि है उसका गैर वन उपयोग आप नहीं करोगे भाई। आप कंपनसेटरी आपका जो अफोर्डेशन है उसका प्रावधान करता है। आपको वनों की कटाई के बदले में पुनः वृक्षारोपण हेतु फंड की बात हम कैंपा के अंतर्गत हम रखते हैं। तो ये बेसिकली आपकी नीतियाँ कुछ कानून है वनों के संदर्भ में, वन संरक्षण के संदर्भ में, तो इन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंडिया फॉरेस्ट एक्ट की बात हो रही है 1927 की, वन की कानूनी परिभाषा और जो अपराध नियंत्रण के संदर्भ में। उत्तराखंड में आप आओगे, उत्तराखंड में क्या है भाई, उत्तराखंड में आपका उत्तराखंड ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है। मिशन हरियाली आपका हो गया, सामुदायिक वृक्षारोपण आपका हो गया, इको टास्क आपका जो फोर्स है बेसिकली आपको जो टेरिटरी आर्मी है वनों के पुनर्जीवन हेतु, आप जो वन पंचायत सिस्टम आपका हो गया ग्रामीण सभ्यता के संरक्षण के लिए, साथ ही आपका जो हरेला उत्सव आपका हो गया। तो ये सब आपके हैं, ये सब बेसिकली आपके उत्तराखंड के पहले हैं इनके संदर्भ में, वनों के संरक्षण के संदर्भ में, ठीक है। तो वन संरक्षण में आपको इतना ध्यान रखना है। पहले हमने क्या देखा भाई, पहले हमने देखा आपका जे जैव विविधता का संरक्षण कैसे होगा, इन सिटू एक्स सिटू, ठीक है। वनों की हम बात करें, वनों का संरक्षण कैसे होगा, आपने नीतियाँ बनाई, कौन कौन से कानून है इनका आप उल्लेख करोगे। अब आपको बताना है जल संरक्षण के संदर्भ में, यानी कि वाटर कंजर्वेशन के संदर्भ में। आप बोलोगे क्योंकि जल आपका संसाधन सीमित है, कुल पृथ्वी के जल का केवल 2.5% आपका मीठा जल है जो पीने योग्य है। जलवायु परिवर्तन आपका हो रहा है, अत्यधिक धुआं आपका हो रहा है, उससे आपका जल संकट आपका गहरा रहा है। उपाय क्या होगा भाई इसका, आप बोलोगे कि आपको जो जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन है, आपको जो वाटर शेड है आपको मैनेजमेंट करना है, प्राकृतिक नाली आपके हो गए, नाली घाटियाँ आपकी हो गई, वैज्ञानिक प्रबंधन आपका हो गया, ठीक है। सारा आपका इंटीग्रेटेड आपका जो वाटर शेड आपका मैनेजमेंट प्रोग्राम आपका हो गया उसकी बात करोगे। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे, छतों, आंगन, सड़क, इनसे आपको वर्षा जल एकत्र करके भूजल आपको रिचार्ज करना है अपना। आपका जो अटल आपका जो भूजल योजना बेसिकली है आपका भूजल पुनर्भरण एवं जो केंद्र राज्य योजना इससे आपके संबंधित है। झील तालाब पुनर्जीवन की बात करो कि झील को क्या है, तालाब हो गया, आपको पुनर्जीवित करना है। आपका जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम आपका हो गया, अमृत सरोवर मिशन आपका हो गया 22 का, इसमें आपको 75 तालाब पुनर्जीवित करने का लक्ष्य कहा गया है। इन बातों को आपको थोड़ा सा रखना है। उत्तराखंड में क्या आप लिंक जोड़ोगे भाई, उत्तराखंड में आप बोलोगे कि नैनीताल झील संरक्षण मिशन की बात करोगे, भीमताल पुनर्जीवन योजना की बात करोगे, जल जीवन मिशन की बात करोगे, उससे ग्रामीण पेयजल आपूर्ति आपकी हो रही है, नदियों का पुनर्धान आपका हो रहा है, नमामि गंगे, भागीरथी, अलकनंदा, इनकी बात की जो करोगे, साथ ही आप सारा का उल्लेख करोगे, ठीक है। तो इन सब की बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जल संरक्षण के संदर्भ में, ठीक है। अब चौथा आप कर रहे हैं मृदा संरक्षण की बात कि जो क्या है, मृदा क्या है, मृदा जीवन का आधार है भाई। खेती, वन, जल, वनस्पति का मूल आपका बना हुआ है। अपर्दन, वनों की कटाई, रासायनिक खेती, इनसे मिट्टी की गुणवत्ता आपकी घट रही है। उपाय क्या होंगे, आपको क्या करना है मृदा संरक्षण के लिए, आपको टेरेस फार्मिंग करनी है। आपको पहाड़ी क्षेत्रों में आपके समतल सीढ़ीनुमा खेत आपके हैं, आप वृक्षारोपण की बात करोगे, मिट्टी को बांध कर अपर्दन रोकने का काम करते हैं। चेक डैम बनाओगे भाई, आप छोटे बांध बनाओ, जल संरक्षण करो, कटाव कम रोकने हेतु। आप बंजर भूमि विकास करो भाई, आपको वेस्टलैंड जो डेवलपमेंट आपको प्रोग्राम बनाना है,
जो आपकी झाड़ियाँ, घास और जो पौधों से आपको जो भूमि बेसिकली उनसे आपको पुनर्जीवन बेसिकली करना है। अब इसके संबंध में आपका मृदा संरक्षण राष्ट्रीय योजना क्या है भाई? आप बोलोगे इंटीग्रेटेड, आपका जो वाटर सेट, आपका जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपका हो गया, आपका जो नेशनल मिशन ऑन जो सस्टेनेबल आपका जो एग्रीकल्चर आपका NMSM है, जिसमें आपका जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है उसकी बात करोगे आप। उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में आपका जो पहाड़ी कृषि मृदा संरक्षण परियोजना है उसकी बात करोगे। इको रिस्टोरेशन वर्क्स इन जो अलकनंदा बेसिन, इसकी बात करोगे आप। हिमालयन आपका जो सोयल हेल्थ मैपिंग आपका हो गया, इसकी बात करोगे। तो उत्तराखंड के संदर्भ में आपको इन बातों को ध्यान रखना है। मैं फटाफट आप करवा रहा हूँ ताकि आपका फटाफट से आपका हो सके कम टाइम में, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको फटाफट से थोड़ा सा अगर ज़्यादा स्पीड तेज़ लगे तो आपको स्पीड कम कर दीजिए, ठीक है। तो मृदा आपका हो गया। अगला आपको देखना है कि आपको वन्य जीव संरक्षण कैसे करोगे आप, कि आपको जो लुप्त प्राय आपका प्रजातियाँ हो गया उनका संरक्षण आपका हो गया, पारिस्थितिक संतुलन आपका हो गया, उनको बनाए रखना है। आपका मुख्य अधिनियम की बात कर लो, इसमें कैसे आपका जो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है उसकी बात करो। इसमें आपको शेड्यूल 1 से लेकर 6 के अंतर्गत आपको प्रजातियों का वर्णन किया गया है। आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया है। अब वन्य जीव संरक्षण के लिए आपकी प्रमुख योजनाएं कौन सी चल रही है? आप प्रोजेक्ट टाइगर की बात करोगे 73 का, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करोगे 92 का, इंटीग्रेटेड आपका डेवलपमेंट ऑफ जो वाइल्ड लाइफ हैबिट्स की बात है उसकी बात करोगे आप, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की बात करोगे आप। तो इन्हें आपको थोड़ा सा जानते रहना है वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में। उत्तराखंड में क्या है, आपकी भाई कई सारे पार्क बने हैं, अभ्यारण्य बने हैं, आपका एलिफेंट कॉरिडोर बना है, राज्य कार्बेट बेल्ट में बात करोगे, आपके रेस्क्यू सेंटर आपका रामनगर में बना है, मानव आपका जो मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन योजना आपकी बनी है। तो ये सब आपके हैं वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में आपको बनाए गए, ठीक है। अगला आपका वर्ड है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, कि भाई जो ग्लोबल तापमान की वृद्धि हो रही है, हिमालय ग्लेशियर के पिघल रहे हैं, जिससे आपका पारिस्थितिक तंत्र बदल रहा है भाई। आपको क्या करना है, इसको रोकना है। कैसे रोकोगे? तो पहले समझौता का आप अपनाओगे, उससे 15 में हुआ, उसमें क्या बोला कि आपको तापमान वृद्धि को क्या करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आपको सीमित करने का लक्ष्य कहा गया है। भारत का नेशनल जो आपका डिटरमाइन आपका कंट्रीब्यूशन क्या है भाई, आपको 2030 तक 45% उत्सर्जन जो है कार्बन उत्सर्जन, उसमें तीव्रता में आपको कमी लानी है। 50% आपको बिजली क्या है वो नवीकरणीय स्रोतों से आपको प्राप्त करनी है। आप UNFCCC की बात करोगे भाई, 1992 का जलवायु परिवर्तन आप पर आपका एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचे की बात करता है। आप क्योटो प्रोटोकॉल की बात करोगे 1997 का, कि विकसित देशों के लिए क्या है एक उत्सर्जन लक्ष्य की सीमा की गई इसके अंतर्गत, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पहलों में जलवायु परिवर्तन में आपको इन समझौतों की बात करोगे, आप इन सम्मेलन का उल्लेख करोगे। भारत के संदर्भ में आओगे तो भारत के पास तो बहुत सारी है। तो भारत ने क्या किया, जो आपका एक जलवायु राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना ये, तो इसको आपको अलग से तैयार करना है, इस टॉपिक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने 8 प्रोग्राम है ना, 8 मिशन है, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से आपको बहुत चांसेस है कि आपको राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना पे आपका सवाल आ जाए। अब इसके जब देखते हो तो 2008 में आई और इसमें आपके 8 प्रमुख मिशन दिए गए। आप में बोला गया कि नेशनल सोलर मिशन की बात की गई, नेशनल वाटर मिशन की बात की गई, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की गई, हिमालयन इकोसिस्टम की बात की गई, नेशनल एनर्जी जो एफिशिएंसी आपका मिशन की बात की गई, नेशनल मिशन ऑन जो स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ जो क्लाइमेट चेंज है उसकी बात की गई, ग्रीन इंडिया मिशन की बात की गई, सस्टेनेबल हैबिट्स मिशन की बात की गई। तो ये प्रमुख आपकी प्रमुख नीतियाँ इसके अंतर्गत रखी गई, किसके अंतर्गत, आपका जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत, समझिए। अब जो राज्य जलवायु कार्य योजना क्या है, उत्तराखंड में क्या बोलोगे आप, तो उत्तराखंड स्पेसिफिक आप आओगे तो उत्तराखंड ने क्या किया, आपने राज्य स्पेसिफिक आपका क्या है जलवायु कार्य योजना बनाई, 2014 में आपके लाई थी, 21 में आपके उससे क्या आपका संशोधन किया, रिवाइज किया, ठीक है। इसमें आपका रेजिडेंट हिमालयन की बात की गई, इको टूरिज्म की बात की गई, सस्टेनेबल एनर्जी फोकस की बात की गई। तो उत्तराखंड के संदर्भ में आपको इन 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है राज्य स्पेसिफिक जलवायु कार्य योजनाओं के संदर्भ में। अब उत्तराखंड के विशिष्ट पहले क्या है, आप बोलोगे हिमालय संरक्षण नीति की बात करोगे आप। ये क्या कर रहा है, पर्वतीय पारिस्थितिकी का संरक्षण कर रहा है, निर्माण नियंत्रण कर रहा है, वनीकरण को प्रोत्साहन दे रहा है। स्पर्श गंगा अभियान की बात करोगे, गंगा नदी की स्वच्छता की बात करोगे, जन सहभागिता आधारित आपका अभियान बना हुआ है, ठीक है। आप हर घर हरियाली कार्यक्रम की बात करोगे, घरों में पौधारोपण आपका हो गया, नगर हरियाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप मिशन हिमालयन क्लीन ग्रीन की बात करोगे, चारधाम क्षेत्र में क्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आपका हो रहा है, इको टूरिज्म और वृक्षारोपण आपका हो रहा है। उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर आपका जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसकी बात करोगे भाई, जंगल की आग से रोकथाम हेतु आधुनिक निगरानी तंत्र आपका स्थापित हो रहा है इससे। इको विलेज इनिशिएटिव की बात करोगे, आपका जो पर्यटन आपका हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, उसको बेसिकली पर्यावरण के अनुकूल बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे पर्यावरण संरक्षण एक समग्र प्रक्रिया भाई, ठीक है।
इसमें वन, जल, मृदा, जैव विविधता, जलवायु, सब पर आपके प्रश्न जुड़े हैं। तो आपने पर्यावरण संरक्षण देखा, इसमें हम सब चीज़ों को देख लिया भाई, ठीक है। और सतत विकास इनका संतुलन बनाए रखना आपका आवश्यक है, विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे हिमालय राज्य के लिए केवल पारिस्थितिकी नहीं बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक अस्तित्व का भी प्रश्न है। तो ये आपका हो गया पर्यावरण संरक्षण एक समग्र के रूप में थोड़ा सा देख लिया, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला ये बोल रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, ये आपको देखना है भाई। तो इसमें परिभाषा भाई ये है कि जो कोई भौतिक, रासायनिक या जैविक तत्व प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ता है और जीवों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, उससे प्रदूषण बोलोगे। ये मानव जनित होगा, प्राकृतिक हुआ, दोनों कारण से होगा। मानव के साथ साथ प्रदूषण के साथ साथ क्या है आपका, जो भूमि, जल, वन, जैव विविधता आदि का क्षरण बेसिकली वो भी आपका पर्यावरणीय असंतुलन को बढ़ाता है। प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण की बात करोगे आप, उद्योग, वाहन, पराली जलाना, ईंधन निर्माण कार्य, धूल कण, सब के कारण आपके बने हैं। प्रमुख गैसें कौन सी निकलेगी, आपका CO2 निकलेगी, CO, SO2, NOx ऑक्साइड, पार्टिकल मैटर, PM आपके मैटर निकलेंगे। लास्ट पीसीएस में आपका PM2.5 के बारे में पूछा गया था, पार्टिकल मैटर के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो इन बातों को सबको ध्यान रखना है। CFC की बात तो आपकी हो गई, ठीक है। अल्ट्रावायलेट क्या, अल्ट्रावायलेट क्या है, ठीक है। इन गैसों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपका श्वसन रोग आपके होंगे, फेफड़े कैंसर आपका होगा, अम्लवर्षा आपकी हो गई, जलवायु परिवर्तन आपका हो गया, आपका जो ओजोन क्षरण आपका हो गया। नियंत्रण उपाय कैसे होना चाहिए भाई, आपका जो भारत स्टेज आपके 6 हैं उनके नॉर्म्स के आप अपनाओगे, आप वाहन उत्सर्जन में कमी करोगे। आपको जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का है कि 122 शहरों में आपका वायु गुणवत्ता सुधार की आप बात करोगे। आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी आपकी है, ग्रीन कॉरिडोर की बात आपकी होगी, ऑड इवन स्कीम आपकी होगी, ये सब आपका हो गया। आपका उत्तराखंड एयर मॉनिटरिंग स्टेशन आपकी होगी, देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर में क्या रियल टाइम निगरानी की जा रही है, ठीक है। तो वायु में आपको इस बात का ध्यान रखना है। जल में क्या है, जल प्रदूषण आपका जो औद्योगिक अपशिष्ट निकल रहा है, घरेलू नालियाँ आपकी हो गई, कृषि रसायन, तेल रिसाव, ये सब जल प्रदूषण में आपके आ जाएगा। प्रभाव क्या पड़ रहा है आपका कि भाई पीने योग्य जल की कमी आपकी हो रही है, जलीय जीवों की मृत्यु आपकी हो रही है, जल जलीय रोग आपके हो रहे हैं, हैजा, टाइफाइड आपके फैल रहा है, इसके इम्पैक्ट आपका पड़ रहा है। एग्जाम्पल आप डालोगे भाई कि गंगा यमुना का आपका प्रदूषण आपका जो क्या है वो डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल आपका जो सीवेज है उसका एग्जाम्पल है। आप सरकारी पहले क्या है इसके संबंध में, आप बोलोगे कि नमामि गंगा जो मिशन है 14 का, इससे गंगा की सफाई, घाट आपका पुनर्विकास, सीवेज आपका उपचार संयंत्र की बात बोलता है। उत्तराखंड रिवर आपका जो एजुकेशन आपका जो प्लान है जब इसका, इसमें नदियाँ आपके स्पना, कोसी आपका जो गौरासी है, इनका पुनर्जीवन की बात बोली गई है। जल जीवन मिशन की बात करोगे आप, हर घर जल आपका जो नल योजना है उसकी बात करोगे। तो सरकारी पहलों का आपको इस तरीके से उल्लेख करना है, ठीक है। अब मृदा संरक्षण, मृदा प्रदूषण की बात, वो क्यों हो रहा है भाई, आपका जो रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हो, कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हो, आपका जो औद्योगिक कचरा आपका हो गया, प्लास्टिक अपशिष्ट हो गया, ये सब बेसिकली आपके मृदा प्रदूषण पे प्रभाव डाल रहे हैं, पर उनको बढ़ा रहे हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, आपकी उर्वरता घट रही है, मृदा की उत्पादन कम हो रहा है, भूमि का जल आपका प्रदूषित हो रहा है। इन सब बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नियंत्रण कैसे होगा, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको करनी है, आपको इंटीग्रेटेड आपको जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है वो करना है। आपको उत्तराखंड जो ऑर्गेनिक मिशन बेसिकली है, राज्य को एक ऑर्गेनिक स्टेट घोषित करने की दिशा में आपका प्रयास है। इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मृदा के संदर्भ में। ध्वनि प्रदूषण में आप क्या होगे कि आपका जो यातायात, औद्योगिक क्षेत्र, आपका जो लाउड स्पीकर, निर्माण कार्य, इन सबसे आपका ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। सीमा क्या बोली गई, 55 डेसिबल पर डे में बोला गया है बेसिकली। और नाइट में आपका 45 डेसिबल से ऊपर करके ध्वनि आ रही तो आपका ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, WHO के मानक के अनुसार, ठीक है। प्रभाव क्या है भाई कि आपकी जो श्रवण शक्ति की हानि आपकी होगी, मानसिक तनाव आपके अंतर्गत आएगा, नींद में आपको बाधा मिलेगी, ये आपके इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, ठीक है। आपका तनाव बढ़ेगा, सामाजिक तनाव आपका बढ़ता है। आपका कंट्रोल कैसे होगा, आपको जो नॉइस पोल्यूशन, आपका जो रेगुलेशन एंड जो कंट्रोल रूल्स 2000 का है उसकी बात करोगे। आप साइलेंट जोन जो घोषित किए गए हैं, अस्पतालों की बात होगी, स्कूल के आसपास जो क्षेत्र हैं वो साइलेंट जोन होते हैं, इनके माध्यम से आपका कंट्रोल रखा जा रहा है। अगला बोला है आपका जो रेडिएशन पोल्यूशन आपका हो रहा है, जो विकिरण आपका प्रदूषण है भाई, आपका जो स्रोत क्या है, परमाणु संयंत्र आपके हो गए, एक्सरे उपकरण आपके हो गए, इलेक्ट्रिक कचरा आपका हो गया, ये सब आपके विकिरण आपके जो प्रदूषण के कारण है। आपका जो प्रभाव क्या पड़ेगा, आपका DNA म्यूटेशन आपका होगा, कैंसर होगा, जैव विविधता आपको दीर्घकालिक आपको प्रभाव पड़ेगा, आपके स्किन जैसी आपकी समस्याएं होगी, चर्म रोग संबंधी आपकी समस्याएं, इन संबंधी आपको देखने को मिलेगा। कंट्रोल कैसे होगा, जो आपके एटॉमिक एनर्जी आपका रेगुलेटरी बोर्ड है उसके मानकों का पालन करना है। ई वेस्ट जो मैनेजमेंट आपके रूल है 16 के, इसके तहत आपको इलेक्ट्रॉनिक कचरे को आपको सुरक्षित निपटान करना है। ठोस और ई कचरा प्रबंधन कैसे भाई कि आपका जो ठोस अपशिष्ट कौन कौन सा है, घरेलू की बात करो, नगर पालिका, औद्योगिक कचरा जो निकल रहा है। ई कचरा कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आपके ई कचरे के अंतर्गत आ जाएंगे। कानूनी प्रावधान क्या है इस संबंध में कि आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका रूल 16 वाला हो गया, आपका जो ई वेस्ट मैनेजमेंट आपका प्रबंधन रूल 16 का आपका हो गया, प्लास्टिक वेस्ट आपका जो मैनेजमेंट रूल 16 का हो गया, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपका जो 4R जो कॉन्सेप्ट है इसको भी थोड़ा सा आपको देखते रहना है। 4 कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आपको रिड्यूस करना है,
ठीक है। रिड्यूस आपने कर लिया उत्पाद उपयोग को, आपको भी जो आपने उत्पाद किया उसे आपको फिर से उत्पाद को रीयूज करना है भाई। आपको रीयूज करना है, आपका जो चीज़ निकली उस चीज़ को आपको रिसाइकल करना है और उसको फिर आपको दोबारा रिकवर करना है, ठीक है। तो 4R कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा जान लेना, 4R कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के चल जाना, ठीक है। इस संदर्भ में आपकी सरकारी योजना क्या चल रही है आपकी, कि भाई आपका जो स्वच्छ भारत मिशन आपका हो गया, अर्बन प्लस ग्रामीण की बात करोगे, आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की बात करोगे, आप प्लास्टिक फ्री उत्तराखंड इनिशिएटिव की बात करोगे, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपको बोल रहा है पर्यावरण क्षरण की बात करें, अभी हमने ऊपर ही देखा था। क्षरण का कारण क्या है भाई, आपका तीव्र औद्योगिकरण आपका हो रहा है, वनों की कटाई आपकी हो रही है, शहरीकरण आपका जो भूमि उपयोग आपका परिवर्तन हो गया, खनन और अंधाधुंध पर्यावरण आपका पर्यटन आपका हो गया, जलवायु परिवर्तन और जो कृषि आपके बिगड़ रहे हैं, विशेषकर उत्तराखंड के संदर्भ में, इन बातों को आपको क्षण के संदर्भ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं बेटा, यहाँ पे कुछ ठीक है, ठीक है। तो क्षरण को ही देख लिया हमने। अब इसके परिणाम क्या हो रहे हैं, आपका भूमि और जल संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट हो रही है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, आपदाओं में वृद्धि हो रही है, जलवायु असंतुलन आपका हो रहा है, स्वास्थ्य संकट आपका बन रहा है। इसके परिणाम स्वरूप प्रमुख नीतियां अधिनियम क्या है भाई, ठीक है, ठीक है। इससे प्रमुख नीतियाँ क्या हैं आपके, वो दिख रहा है आपको, कि आपका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात करोगे, ये सभी प्रदूषण नियंत्रक कानूनों का समन्वय है। आपका वायु अधिनियम 1981 का हो गया, जल अधिनियम आपका जो 1974 आपका हो गया, राष्ट्रीय हरित आपका जो अधिग्रहण अधिनियम आपका हो गया, आपका जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम आपका हो गया, राष्ट्रीय स्वच्छ आपका जो वायु कार्यक्रम हो गया, ये सब आपके प्रमुख नीतियाँ और अधिनियम आपके हैं, ठीक है। अब आओ उत्तराखंड में प्रदूषण एवं क्षरण की स्थिति क्या है। तो आप बोलोगे वायु प्रदूषण की बात करोगे, देहरादून हरिद्वार काशीपुर रोड की ये आपके BS6 के बाद ही क्या सुधार तो हुआ है, परंतु आपका ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा है, समस्या आपकी बनी हुई है भाई। जल प्रदूषण, भागीरथी कोसी गौरी गंगा में ठोस अवशिष्ट आपके सीवेज का बहाव हो रहा है। आप वन संरक्षण की बात करोगे, निर्माण गतिविधियाँ चालू पे है, आपका चारा का दवा बना हुआ है, जंगलों को नुकसान हो रहा है, ठीक है। आपका चारधाम परियोजना की बात करो, आप कर्णप्रयाग रेलवे की बात करो, उनसे आपका काफ़ी हद तक आपके जंगल आपके जो वन है उन पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आपके हिमनद पिघलाव की बात हो गई, गंगोत्री पिंडारी आपका मिलम ग्लेशियर तेजी से आपके सिकुड़ रहे हैं, इनसे आपके GLFO की घटना आपके बढ़ रही है, ठीक है। राज्य ने क्या पहले किए, इस वर्ष गंगा अभियान, हर घर हरियाली कार्यक्रम, आपका जो इको टास्क फोर्स के द्वारा पुनर्वनीकरण, आपका प्लास्टिक फ्री हिल स्टेशन मिशन, ये सब अगेन उत्तराखंड स्पेसिफिक आपके कार्यक्रम है। प्रमुख समाधान क्या है भाई, आपको स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाना है, नवीकरण ऊर्जा को अपनाना है, कचरा प्रबंधन के लिए आपको PV मोटर को लागू करना है, इको फ्रेंडली आपको ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना है, एनवायरमेंट आपको जो इम्पैक्ट असेसमेंट है इसको बेसिकली आपको सख्ती से लागू करना है, जागरूकता और जो पर्यावरण शिक्षा है इसको आपको बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको देखते रहना है, ठीक है। ये भी थोड़ा आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। अब पर्यावरण क्षरण की बात कर रहा है भाई एक थोड़ा डिटेल में। तो जो मानव गतिविधियों के कारण क्या है, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक आपके हैं, भूमि जल वायु वनस्पति जैव विविधता और जलवायु, इनकी गुणवत्ता घट जाती है या उनका संतुलन बिगड़ जाता है, वही आपका पर्यावरण क्षरण है। अब पहला बड़ा वनों की कटाई कैसे, कि कृषि भूमि का विस्तार वो करना है भाई, उससे आगे वनों की कटाई हो रही है, आपका शहरीकरण हो रहा है, सड़क रेल परियोजना आपकी चल रही है, इससे आपको वनों का कटाई आपका जो कटाई आपकी हो रही है, खनन आपका हो गया, आपका जो औद्योगिकरण हो गया, अवैध लकड़ी कटाई आपकी हो गई, इनसे बेसिकली आपको वनों की कटाई आपका डिफॉरेस्टेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब इससे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, आपका मृदा अपरदन बढ़ रहा है, भूमि की उर्वरता में कमी हो रही है, वर्षा चक्र में परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता का विनाश हो रहा है, जलवायु परिवर्तन और बाढ़ सूखा आपका असंतुलन बेसिकली आपका बन रहा है। इसका उपाय क्या होगा, आपको वन संरक्षण अधिनियम 86 वाला जो आपका है, सॉरी 80 का है, उसका आपको सख्त पालन करना है। सामाजिक वनीकरण आपका हो गया, वृक्षारोपण अभियान, इन सबको आपको सख्ती से इनका पालन करना है। कैंपा जो आपका है उसकी योजना को आपको अच्छे से लागू करना है। आपको जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 का है, जिसमें आपका 33% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है, इसको आपको अच्छे से लागू करना है। तो ये आपका वन आपका जो कटाई संदर्भ में आपको देखते रहना है। अगला आपका बोल रहा है कि जो डेजर्टिफिकेशन आपका हो रहा है, मरुस्थलीकरण आपका हो रहा है, इसका कारण क्या, आपका अतिरिक्त चराई आपका हो गया, अवैज्ञानिक सिंचाई, जो जल दोहन आपका हो गया, मृदा क्षरण आपका हो गया, जलवायु परिवर्तन आपका हो गया, ठीक है। ये सब कुछ कारण आपके हैं। प्रभाव क्या आपका, कृषि उत्पादकता में गिरावट आपकी हो रही है, जल स्रोत आपके सूख रहे हैं, ग्रामीण प्लान आपका बढ़ रहा है, आजीविका का संकट आपका बढ़ रहा है, ठीक है।
उपाय करना चाहिए भाई, आपका जो राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण आपको नियंत्रण कार्यक्रम है उसकी बात करोगे आप, जल ग्रहण आपका प्रबंधन एवं मृदा संरक्षण इनकी तकनीकों की बात करोगे, वृक्षारोपण और चराई नियंत्रण का काम करोगे, जैव की खेती जो है उसको प्रोत्साहन देने का काम करोगे। अगला है ग्लेशियर पिघल रहे हैं आपके, उनके संबंध में आपका वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, आपका जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि आपकी हो रही है, उससे आपको जो ग्लेशियर पिघलने की आपकी वृद्धि आपकी गति बढ़ी है, आपका जो ब्लैक कार्बन है उसका जमा आप उसकी बात करोगे आप, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके कारण है। प्रभाव क्या हो रहा है इनका कि नदियों के जल में आपका प्रभाव में असंतुलन हो रहा है, आपका जीएलएफ का खतरा बारह बढ़ रहा है, चाहे वो चमोली की बात हो, अभी थराली की बात हो, ठीक है। उत्तराखंड जैसे आपका जो हिमालय राज्य है उसमें आपका जल संकट भी बन रहा है। उपाय क्या होगा, हिमालय जो क्लाइमेट चेंज आपका एडेप्टेशन प्रोग्राम है उसकी बात करो, कार्बन न्यूट्रल पॉलिसी की बात करो, हिमालय संरक्षण नीति की बात करो, उत्तराखंड पहल की बात है। अगला बोल रहा है जैव विविधता का क्षरण आपका हो रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है। कारण क्या आपका आवास विनाश आपका हो रहा है, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन आपका हो रहा है, अति शिकार और विदेशी प्रजातियों का प्रवेश आपका हो रहा है। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है भाई, आपका क्या है खाद्य श्रृंखला में असंतुलन आपका हो गया, परागकण आपका प्राकृतिक चक्र आपका बाधित हो रहा है, औषधीय पौधों की हानि हो रही है। प्रभाव क्या करोगे आप, उपाय करोगे, आपका जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 72 है उसको आप लागू करोगे अच्छे से, आपका जो राष्ट्रीय उद्यान आपका अभ्यारण्य आपको जो बायोस्फीयर रिजर्व है, आपका इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन आपका हो गया, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात करोगे। तो ये सब प्रमुख आपके प्रयास हैं, ठीक है। अगला बोल रहा है जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि की बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज एंड जो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है। कारण आपका ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन आपका हो रहा है, औद्योगिकरण आप ले लो, वाहन उत्सर्जन की बात कर लो, जीवाश्म ईंधन की बात कर लो, इन सबका दहन से आपका क्या है आपके तापमान में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन आपका हो रहा है। प्रभाव क्या होगा आपका कि भाई आपका जो हिमालय पारिस्थितिकी है उसमें परिवर्तन है, असामान्य सूखा पड़ रहा है, आपका बाढ़ हो रही है, आपका वर्षा पड़ रहा है, आपकी बर्फ़ की जो पड़ रही थी वो बर्फ़ आपकी नहीं पड़ रही उस स्तर पे, आपका कृषि और मानव स्वास्थ्य आपका प्रभाव बना हुआ है। उपाय क्या है आपका कि भाई आपको पहले समझौता आपका 15 वाला हो गया, आपकी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना आपकी हो गई, राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना आपकी हो गई, हर घर हरियाली स्पर्श गंगा अभियान जैसे आपकी पहले, इसके संदर्भ में आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है। अब है आपका पर्यावरण प्रभाव आंकलन, ठीक है, ठीक है। अगला है कि आपका जो पर्यावरण प्रभाव आंकलन, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से तैयार करके जाना है आपको, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आपका है, ठीक है। तो आप ये समझो कि आपका जो पर्यावरण प्रभाव आंकलन क्या है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है। उसके द्वारा क्या होगा, जो आपकी किसी कोई परियोजना आपकी हो गई, आपके क्षेत्र में कोई उद्योग हो गया या कोई विकासात्मक कार्य हो रहा है, ठीक है, तो उसका पर्यावरण पर क्या एक संभावित आपके इम्पैक्ट पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक जो भी हो, तो उन प्रभावों का एक मूल्यांकन जो करना होता है वही आपका हो जाता है पूर्व मूल्यांकन बेसिकली, ठीक है, योजना के शुरू होने से पहले वो बेसिकली किया जाता है, ठीक है, ताकि जो आपकी निर्णय प्रक्रिया होगी उसमें पर्यावरण दृष्टिकोण को भी आपको सम्मिलित किया जा सके, ठीक है। यानी कि आपको किसी क्षेत्र में कोई योजना लग रही है, कोई आपका परियोजना लग रही है, कोई उद्योग लग रहा है, कोई विकासात्मक कार्य हो रहा है, तो उसे लगने से पूर्व उस क्षेत्र का एक संभावित एक वो होगा पड़ने वाले जो आपके उसमें इम्पैक्ट है, चाहे सकारात्मक हो चाहे आपका नेगेटिव हो, तो उन प्रभावों का एक पूर्व आपका जो मूल्यांकन प्री असेसमेंट होगा वही आपका क्या है पर्यावरण प्रभाव आंकलन, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है भाई कि आपको सतत विकास को आपको सुनिश्चित करना है, आपको परियोजनाओं के पर्यावरण दुष्प्रभाव की पूर्व पहचान आपको करना है ताकि आप नियंत्रण कर सको, आपको जन सभ्यता जन आपका जो सहभागिता है उसको बढ़ावा देना है, आपकी जो वैकल्पिक योजना है उनका एक तुलनात्मक विश्लेषण करना है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनके विवेकपूर्ण आपके उपयोग को आपको प्रोत्साहन करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखो कि EIA जब हम बात करते हैं इसका प्रोसेस जो होता है, प्रक्रिया किस तरह से काम करती है, किस तरीके से आप उसे एक असेसमेंट बेसिकली आप करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है भाई, इसके 7 चरण है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले होती है स्क्रीनिंग, उसमें ये तय किया जाता है बेसिकली कि जो परियोजना आपकी है उसमें EIA की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। परियोजना का आकार हो गया प्रभाव के आधार पर बेसिकली, ठीक है। फिर दूसरा आपका हो जाएगा स्कोपिंग, अब कौन कौन से पर्यावरणीय पहलू उसमें आपके जुड़े हुए हैं भाई, आपका जलवायु जैव विविधता आदि पर क्या प्रभाव होगा यह बेसिक तय किया जाएगा। थर्ड आपका जो प्रोसेस होगा उसमें होगा इम्पैक्ट एनालिसिस आपका होगा कि वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, डेटा विश्लेषण किया जाएगा और उसके द्वारा जो संभावित आपके प्रभाव हैं उनका बेसिकली आपका आंकलन किया जाएगा। चौथा आपका हो जाएगा पब्लिक कंसल्टेशन आपका भाई, कि जो स्थानीय लोग हैं जो आपकी जनता है बेसिकली आपके NGO हो गए विशेषज्ञ हो गए उनसे बेसिकली उसमें आपके सुझाव आपके मांगे जाते हैं। पांचवा आपका हो जाएगा अप्रेजल, कि आपकी जो विशेषज्ञ आपकी मूल्यांकन समिति होगी, जो आपका एक एक्सपर्ट आपकी समिति है उसके द्वारा फिर रिपोर्ट का परीक्षण किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। फिर उसमें अप्रूवल होगा या आपका रिजेक्शन होगा, फिर पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा आपकी तो अनुमति दी जाएगी या उसकी
अस्वीकृति आपकी दी जाएगी। और अंत में आपका हो जाएगा, फिर सातवां आपका जो स्टेप होता है वो आता है आपका मॉनिटरिंग और कंप्लाइशन का होता है, यानी कि जो स्वीकृत परियोजना है उसकी एक नियमित निगरानी और जो एक अनुपालन रिपोर्टिंग बेसिकली आपका इसका एक अंतिम आपका पड़ाव होता है। ठीक है, तो ये 7 स्टेप की एक प्रक्रिया होती है ये कि प्रोसेस की, इसको थोड़ा सा जानते रहना है। अब विधिगत और नीतिगत ढांचे का इस संबंध में, तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है वो ईआई के लिए आपका आधार कानून आपका बनाता है भाई। आपका ईआई क्या आपका जो इसका नोटिफिकेशन 1994 का है कि पहली बार क्या है ईआई प्रक्रिया को आपको कानूनी रूप दिया गया। आपका जो ईआई नोटिफिकेशन 2006 है इसका जो वर्तमान रूप आपका है, तो इसमें परियोजना को 2 श्रेणी में रखा गया है, कैटेगरी 1 केंद्र की और कैटेगरी बी आपके राज्य की। ठीक है, और इसमें आपका पब्लिक हियरिंग आपका हो गया, और जो आपका एनवायरमेंटल आपका जो मैनेजमेंट प्लान है उसको अनिवार्य किया गया है इसके संबंध में। ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा तो अभी इसका आपका ईआई जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है उसकी बात आप करते हैं। ठीक है, तो ये कानून आपके हो गए। संस्था का ढांचा क्या है आपका, जो आपका केंद्रीय पर्यावरण वन और जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आपका हो गया, वो नीति निर्माण और जो अनुमोदन पर आपका काम करता है। आपका जो राज्य पर्यावरण आपका जो प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण आपका हो गया, एक इसकी भूमिका है। और आपका जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी आपकी हो गई, और जो आपका एनजीटी है, ये बेसिकली आपका पर्यावरण विवादों का निपटान संबंधी आपका एक संस्थागत रूप आपको इस संबंध में आपको देखने को मिल रहा है। अब उत्तराखंड में ईआई का महत्व क्या है और पहले क्या है, तो आपका एक 4 धाम महामार्ग की जो परियोजना आपकी हो गई, तो उसमें आपका ईआई का क्या पहलू है भाई। आपका जो हाइड्रो पावर जो परियोजना चल रही है उसमें आपका ईआई का पहलू गया। आपके जो स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है उसकी बात आप करते हो। ठीक है, और अभी केदारनाथ आपका जो अभ्यारण था, वन्य जीव अभ्यारण बेसिकली है केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण, तो वहाँ पे सोप स्टोन के खनन को बेसिकली आपके कोर्ट के द्वारा फटकार ली गई थी राज्य सरकार को। ठीक है, उसको उन्होंने अनुमति बेसिकली हटा दी थी। ठीक है, तो भी आपका एक ईआई के अंतर्गत आप उस मामले को रख सकते हो। ठीक है, अब ईआई करने के लाभ क्या होंगे भाई, आपको पारिस्थितिक क्षति से पूर्व आपको सुरक्षा मिल जाएगी, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर पाओगे, जन भागीदारी सुनिश्चित होगी, पारदर्शिता आपकी बढ़ेगी, परियोजनाओं के दीर्घकालिक आपकी व्यवहारता आपकी बनी रहेगी। इसकी चुनौतियाँ क्या है भाई, आपके विशेषज्ञों में अभी कमी बनी है, राजनीतिक और कॉर्पोरेट दबाव आपका बना हुआ है, रिपोर्टों की औपचारिकता की आप बात करोगे, निगरानी और अनुपालन में आपकी शिथिलता की आप बात करोगे। अब सुधार हेतु क्या उपाय होने चाहिए भाई, आपका स्वतंत्र पर्यावरण नियामक संस्थान की स्थापना की जाए, डिजिटल और जो जीआईएस आधारित एक निगरानी प्रणाली है उसकी बात आप करोगे। स्थानीय समुदाय को क्या है एआई प्रक्रिया में आपको और सख्त उनकी भागीदारी को बढ़ाना है, और जो आपका एक पारदर्शी आपकी ऑनलाइन आपकी अनुमति प्रणाली है उसको आपको स्थापित करना है। ठीक है, तो इसे आपको एआई के थोड़ा सा जानते रहना है। भारत में जो बेसिकली आपको जो पर्यावरण प्रभाव आंकलन है एआई का जो कानूनी एवं जो संस्था का ढांचा क्या है, तो ये हमने ऊपर देखा 1986 आपका जो कानून आपका जो हो गई है हमने ऊपर देख चुके हैं, इनका डिटेल फॉर्म है, इन यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, संस्था का ढांचा आपका वही है हमने ऊपर देखा वही है। ठीक है, ये वो सब हाँ, तो ये आप उत्तराखंड के संदर्भ में वही बात की हाइड्रोजन पावर आपकी जो हाइड्रो पावर आपका हो गया भाई। ठीक है, आपकी 4 धाम परियोजना आपकी हो गई है, आपका जो पर्यावरण मंच आपका हो गया, आपका जो कर्णप्रयाग जो रेलवे आपका जो परियोजना चल रही है उसकी बात आप करोगे। ठीक है, इन सब उल्लेखों को आप थोड़ा सा इनमें उत्तराखंड संदर्भ में आपको बात करनी है, अगर आप उत्तराखंड के संदर्भ में आपको ईआई के बारे में थोड़ा सा लिखने को है। ठीक है, अन्य स्थानीय पहले भी आपकी बात कर रहा है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा आपको देखते रहना है। महत्व तो क्या है भाई कि उत्तराखंड जैसे आपका जो बहुत संवेदनशील आपका जो जैव विविधता संपन्न राज्य है उसमें ईआई न केवल एक कानूनी औपचारिकता है बल्कि जो पर्यावरण सुरक्षा है उसका एक अनिवार्य उपकरण भी आपका बना हुआ है। ठीक है, तो प्रमुख अब है पर्यावरण कार्यक्रम कौन कौन से हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। आपको जो नेशनल मिशन फॉर जो ग्रीन इंडिया है इसको थोड़ा सा देखना है, 2014 का है। देश में विभिन्न और जो वृक्ष आवरण को बढ़ाना आपका हो गया, पारिस्थितिक तंत्र को पुनरुद्धार करना है, जलवायु परिवर्तन से आपको निपटना है। मुख्य विशेषता है कि आपको कि 5 मिलियन आपका हेक्टेयर क्षेत्र में आपको वृक्षारोपण करना है, 10 मिलियन हेक्टेयर आपको क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्वास करना है, सामुदायिक वनीकरण और कार्बन सिंक का निर्माण करना है, नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज की आप बात कर रहे हो भाई। ठीक है, आप स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लो आप। ठीक है, आपका जो नमामि गंगा मिशन आपका हो गया है। ठीक है, तो आपका जो ये इको सेंसिटिव जोन आपका हो गया है इसको आप देख लो। आपका जो अटल मिशन फॉर जो रिजर्वेशन आपका जो रिजर्वेशन आपका जो अर्बन आपका ट्रांसमिशन है अमृत आपका जो है 15 का, इसे आपको देखना है। ठीक है, तो ये प्रमुख कुछ प्रमुख आपकी योजना है, इनको आपको थोड़ा सा देख के जाना है, इनको थोड़ा सा पढ़ के आपको जाना। आप चाहे पीडीएफ से पढ़ लो या आप कहीं किसी और सोर्स से आपसे तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब पर्यावरण शासन की बात कर रहा है, इस स्थान की बात कर रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण शासन की बात में ये समझो कि उनका तात्पर्य उन नीतियों उन संस्थानों उन तंत्रों से है जिनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास को बेसिकली आपका सुनिश्चित किया जा रहा है। ठीक है, और ये शासन तंत्र आपका राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, राज्य स्तर पर काम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। ठीक है, क्षेत्र स्तर पर काम करता है, तो इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब जो भारत में प्रमुख पर्यावरण शासन के प्रमुख संस्थान है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। आपको जो पर्यावरण और जो वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इस आपका जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है मतलब उन सभी संस्थानों को आपको पढ़ना है जो महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभा रहे हैं। ठीक है, आपका जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया
आपका राष्ट्रीय हरित आपका अधिकरण आपका हो गया, आपका जो अन्य आपका हो गया, ठीक है, जबकि उसके हो गए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन संस्थान है, तो इनको आपको थोड़ा सा पढ़ना इंपॉर्टेंट। आपका यूएनएफसीसी आपका हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन, आपको जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ जो क्लाइमेट चेंज है, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी उन संस्थानों का आप पढ़ोगे, चाहे अर्थशास्त्र के संदर्भ में, आप चाहे पर्यावरण के संदर्भ में, जिनके हाल ही में कुछ सम्मेलन आपके हुए हैं, ठीक है। आपकी आईपीसीसी की बात होगी, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आपका जो सीबीडी आपका हो गया, इसको डिटेल में पढ़ के जाना है, ठीक है। और उत्तराखंड का संदर्भ किस तरह से आपको जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा आपको देख के जाना है, ठीक है। तो ये कुछ आपको इनकी विशेष आपको ध्यान देना, जो अंतर्राष्ट्रीय आपके संस्थान है ना, चाहे सीबीटी की बात हो, चाहे आईपीसीसी की बात हो, चाहे आपको यूएनएफसीसी की बात हो। साथ ही में अभी जो आप देखोगे 1 डेढ़ साल में जिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सम्मेलन हुआ है और उसमें भारत की भूमिका रही है, तो उनको आपको थोड़ा सा अच्छे से आप करके जाओगे, ठीक है। अभी करंटली कुछ टॉपिक में देखूंगा नेशनल के, तो वहाँ ऐसे संस्थान सामने आएंगे, तो उन संस्थानों को वहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये था कुल मिला के आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी का संदर्भ, ठीक है, जो मैंने कोशिश की कि एक क्लास में आपको चाहिए उसके संदर्भ में आपको समझ आ जाए। अब अगली क्लास जो आपकी होगी वो आपकी होगी आपदा को लेके, आपदा प्रबंधन को लेके, ठीक है। तो आज इतना ही है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपका आपदा वाला सेगमेंट आपका हो जाएगा, और उसी के साथ आपको जो जीएस3 का सेगमेंट आपका है पूरा है, वो आपका पूरा इसमें निपट जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो जीएस3 का आपका पूरा पेपर इसमें आपका निपट जाएगा, फिर आपका जीएस1 जीएस2 बचेगा बस, ठीक है। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, तब तक के लिए टाटा बाय।